तो कोई मुझसे पूछ रहा था लाइक एजेंडा क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों ये सब हम लोग कर रहे हैं, क्यों हम लोगों को जोड़ रहे हैं, क्यों इसको एमएलएम की तरह आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव देखो वैसे तो कुछ है नहीं, ये सब प्रकटन की स्थिति है, अपने आप ही बढ़ेगा। लोग जागृत हो जाएं, लोगों को ये समझ में आ जाए जीना क्यों है, लोगों को समझ में आ जाए जीना क्या है और जीना कैसे है। यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। लेकिन फिर भी अगर हम पूछें हम कहाँ पहुंचेंगे, तो प्रकटन की स्थिति है वो अपने आप आगे बढ़ेगी। लेकिन फिर भी अगर हम 1 साल या 2 साल को सोचे तो हम कहाँ देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं अगली, जब हम 19 मार्च 2027 को खड़े हों तो हम कहाँ खड़े हों। तो हम व्यक्तिगत स्थिति में देखेंगे, तो व्यक्तिगत स्थिति में मेरी योग्यता क्या है, मेरी योग्यता क्या है, मेरी योग्यता क्या है, क्या है मेरी योग्यता, याद दिलाओ कोई। नित्य शांत रह पाऊं। मेरी योग्यता है किसी की अयोग्यता से न प्रभावित होना। ठीक है, मेरी योग्यता है किसी की अयोग्यता से न प्रभावित होना। ठीक है। तो अभी पर्सनल लेवल पे देखेंगे तो मैं केवल इतना देख पाऊं कि अगले 1 सालों में मेरी योग्यता कितनी बढ़ी। मेरी बढ़ी हुई योग्यता ही मेरा बढ़ा हुआ कुछ है। पैसा बढ़ा, रुपया बढ़ा, चांदी बढ़ी, मेरे पास बंगला बढ़ा, मेरे पास क्या बढ़ा, वो तो सामान बढ़ा। मेरे अंदर क्या बढ़ा, तो मेरे अंदर अगर कुछ बढ़ा, योग्यता के रूप में कुछ बढ़ा, तो इतना ही होगा कि अब मैं किसी घटना से कितना अप्रभावित रह पाता हूं। तो किसी की अयोग्यता से अप्रभावित रहना ही मेरी योग्यता है। ये तो पर्सनल लेवल पे मैं देखूंगा कि मैं कितना आगे बढ़ रहा हूँ। फिर मैं देखूंगा कि मैं जितना आगे बढ़ रहा हूं मैं कितनों को बढ़ा पाया और मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था। तो अगर मैं देखूंगा आज से 1 साल के बाद, मतलब ये 3 महीने का अगर हम बैच मान लेते हैं, तो लगभग लगभग हम 4 बैच के आसपास या 3 बैच के आसपास होंगे। तो मतलब हम ये देखते हैं कि हमारे पास कम से कम अगले साल आज के दिन ये जो 24 नंबर है, ये कम से कम 420 होना चाहिए। ये 420 नंबर्स ऐसा होना चाहिए जिनके पास 420 के पास दृढ़ता है कि हमको काम करना है, कि हमको काम करना है और हमको इस रास्ते पे चलना है। फिर हम देखेंगे ये रास्ता चल देगा और फिर इसको कोई रोक नहीं पाएगा, ये 420 को फिर कोई नहीं रोक पा रहा है, फिर वो चलता ही चला जाएगा, अपने आप चलता चला जाएगा। एक एंड तक होता है जब आप पकड़ते हैं, एक एंड के बाद वो स्वतः अपने आप स्वभाव गति से चलता है। फिर हम देखेंगे तो हमको क्या दिख रहा है, फिर हम देखेंगे तो हमको ये दिख रहा है उससे अगले 1 साल हमको कैसे दिख रहा है। उससे अगले साल हमको ये दिख रहा है कि क्या हम आपके घरों के बच्चों को पकड़ पा रहे हैं। क्या हम लोग मिलके, जो हम ही लोग ये 420 लोग होंगे, इसमें से ऐसे कितने लोग निकल के आएंगे जो ये बोले कि भाई अब कुछ लोग पेरेंट के साथ काम करो और अब कुछ लोग बच्चों के साथ काम करना चाहते हैं। अब हम एक टीम ऐसी निकल के आ रही है इन 420 में से कि कुछ तो पेरेंट्स के ग्रुप पे काम करेंगे, पेरेंट्स के डाउट पे काम करेंगे, और कुछ लोग घरों में बच्चे निकालेंगे, देखते हैं बच्चे कितने हैं किसके घर में। और बच्चे उन्हीं के घर के निकालेंगे जो कम से कम हमारे साथ 5-6 महीने रह चुके होंगे, कम से कम 5-6 महीने रह चुके होंगे, ताकि ऐसा ना हो कि पेरेंट कुछ और सोच रहा है, बच्चे कुछ और सोच रहे हैं। तो अगले साल की स्थिति तक क्या आएगा, हम आज की डेट में जब बात कर रहे होंगे तो कहाँ बात कर रहे होंगे कि इसमें से कितने लोग हैं कि अब हम घरों से बच्चे निकाल करके और उनके साथ काम करें, वीकली 1 सेशन और 2 सेशन करें, जो कंटिन्यूअल जॉब है। तो ऐसे करके हम 2 सालों में देखेंगे तो हम देखेंगे कि हम पेरेंट को बदल पाने की स्थिति में होंगे, उनके घर में आसपास के माहौल को बनाने पाने की स्थिति में होंगे, उसके बाद हम उनके बच्चों के साथ काम कर पाने की स्थिति में होंगे। फिर उससे अगले साल हम ये देख पाएंगे, एक और साल के बाद हम ये देख पाएंगे कि हम कितने स्कूल्स में घुसने की कोशिश कर पा रहे हैं, हम कितने स्कूल्स में घुसने की कोशिश कर पा रहे हैं, कितने स्कूल्स ऐसे हैं जिनको हम ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर पा रहे हैं, कितने मास लेवल पे पहुंच पा रहे हैं, कितने स्कूल के अंदर हम घुस पा रहे हैं। स्कूल के अंदर हम जब घुस पाते हैं तो ये बिल्कुल बात नहीं हो रही कि हम स्कूल में फिजिकली जाने की बात करें। यही लोग जो 420 से हमारे 1000 हो चुके होंगे, उसमें से कितने लोग हैं जो किसी स्कूल को कंट्रीब्यूट कर पा रहे होंगे, किसी स्कूल से बात हुई और उनसे बोला एक काम करो अपने पेरेंट्स लाओ और हम लोग बात करेंगे। या फिर कितने स्कूल्स ऐसे होंगे जिनसे बोलेंगे अपने बच्चे लाओ हम लोग काम करेंगे। या फिर कितने स्कूल्स होंगे जिनसे बोलेंगे एक काम करो मैनेजमेंट आओ हमारे पास टीम है हम सब लोग मिलकर काम करेंगे यहाँ। तो हम अपनी रीच को कितना एक्सपैंड कर पा रहे हैं, हम कितने ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंच पा रहे हैं। देखो गवर्नमेंट तक बात पहुंचाने से पंकज जी हमेशा कहते हैं गवर्नमेंट के पास पहुंचो, गवर्नमेंट के पास पहुंचो, गवर्नमेंट के पास पहुंचो। मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट के कान में खुद ही पहुंचेगी ये बात की जनता को चाहिए भाई, चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए ये चीज। और सुमन खूबसूरत है ही दुनिया पहले से, खूबसूरत होगी नहीं पहले से ही है। ऐसा कुछ नहीं कि हमको खूबसूरत बनानी, जैसी है, जैसी है बस हमको वैसी बना देनी है। देखो एक वर्ड हमने सुना होगा, वर्ड का नाम हमने सुना होगा रिपेयर, सुना है रिपेयर वर्ड का नाम, रिपेयर वर्ड सुना है हम लोगों ने। यस सर। जी। रिपेयर स्पेलिंग क्या है रिपेयर की। REPAIR। करेक्ट, करेक्ट। रिपेयर का मतलब क्या होता है। सर कोई वापस चीज तय फिर से कर देना। वापस, हाँ, हाँ, दोबारा वापस से। तय कर देना।
दोबारा से सही कर देना अभी तक मुझको लगता था, दोबारा से सही कर देना मुझको लगता था, किसी चीज को सही करना मुझे लगता था रिपेयर है। रिपेयर का मतलब ये नहीं होता। रिपेयर में पेयर छुपा हुआ है। देखो ये पूरी की पूरा अस्तित्व सह अस्तित्व है। यहाँ पर अकेले में कोई कार्यक्रम नहीं है। कोई भी अगर मुझे घटना दिख रही है, कोई भी मुझे व्यवस्था दिख रही है, व्यवस्था कम से कम मिनिमम और मिनिमम दो इकाइयों से मिलकर बनी हुई है। तो जब हम रिपेयर करते हैं तो हम किसी व्यवस्था को रिपेयर करने की बात कर रहे होते हैं। हम अगर बात करें मोबाइल को रिपेयर, तो मोबाइल क्या है? एक व्यवस्था है, इसको रिपेयर कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ मैं पेन को रिपेयर करूंगा, तो व्यवस्था है, मैं इसको रिपेयर कर रहा हूँ। तो पेन दिखने में एक चीज है, लेकिन पेन ये काम कर रहा है तो इसके अंदर कितनी चीजें काम कर रही हैं, एक की एक से ज्यादा, एक से ज्यादा। एक से ज्यादा चीजें काम कर रही हैं। और पेन अपने मूल स्वरूप में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इसके अंदर की जो कई इकाइयां हैं, उन इकाइयों ने अपना नैसर्गिक काम करना बंद किया है। उन इकाइयों ने वो काम, जिस काम को करने के लिए वो इकाइयां बनी थी, उन्होंने अपने मूल स्वभाव को छोड़ा है। तो इस रिपेयर का मतलब क्या हुआ? रिपेयर का मतलब किसी एक व्यवस्था में ये पहचानना कि कौन कौन सी इकाइयां सह अस्तित्व में मिलकर इस व्यवस्था को प्रमाणित कर रही थी। उस व्यवस्था में मुझे जा करके उन दो इकाइयों को एक साथ सह अस्तित्व में जोड़ देना होता है, तो वो चीज रिपेयर हो जाती है। कभी ऐसे सुना था, सोचा था कभी रिपेयर को? नहीं सर, ऐसे नहीं सोचा था। बट होता तो ऐसे ही है। हमारे सोचने ना सोचने से क्या फर्क पड़ता है? होता तो सही ऐसे ही है। बात है। हो तो यही रहा है। मेरे सोचने हम्म। ना सोचने से क्या फर्क पड़ता है? मैं पंखे को रिपेयर कर रहा हूँ। पंखे को रिपेयर कर रहा हूँ मतलब पंखा नाम की व्यवस्था कुछ इकाइयों के सह अस्तित्व से चल रही है। किसी एक या किसी कुछ इकाइयों ने आपस में एक दूसरे को रिस्पॉन्ड करना बंद किया है, क्योंकि वो अपने मूल स्वभाव, मूल स्वरूप से हट गई। तो जब सुमन ने बोला कि दुनिया सुंदर हो जाए, तो सुंदर हो जाने का मतलब क्या हुआ? इस व्यवस्था में सुंदरता का मतलब हुआ कि इस व्यवस्था में सभी इकाइयां एक दूसरे के साथ सह अस्तित्व में, एक दूसरे के साथ अपने मूल स्वरूप में एक दूसरे के साथ संबंधित हैं, एक दूसरे के साथ अपने संबंधों का निर्वाह कर रही। जैसे ही वो संबंधों का निर्वाह बंद होता है, जो मुझे दिखता है वो समस्या होती है, और हम समस्या से लड़ते हैं। आज तक हम यही करते चले आए कि हम समस्याओं से लड़ते चले आए। और करना क्या था हमको? करना केवल इतना था, व्यवस्था को समझकर, व्यवस्था के प्रकाश में मुझे कोई एक इकाई ऐसी दिखती है जो अपने मूल रूप में प्रमाणित नहीं होती है, उसके मूल रूप को हम समझते हैं, तो उसके मूल रूप में उसको लाने की क्षमता को रखते हैं, और दो इकाइयों को वापस सह अस्तित्व में मिला देते हैं, जिसको हम कहते हैं रिपेयर हो गया। कितना सुंदर! कितना सुंदर! बिल्कुल सर। है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? इस पूरे अस्तित्व में हमको केवल और केवल इकाइयों को एक दूसरे के साथ सह अस्तित्व में मिला देना है। दुनिया सुंदर थी, दुनिया सुंदर है, वो सुंदर ही है। वो हमको नहीं सुंदर दिख रही है किसी चीज के अभाव में। ठीक है ना? बस इतना ही काम करना। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा काम है? कोई बहुत बड़ा काम नहीं। हमको केवल अपना वही समय, जो समय हम रील को देते थे, जो समय उठा करके हम उल्टी सीधी गॉसिप्स को देते थे, जो समय उठा करके हम उल्टी सीधी किटी पार्टी को देते थे, जो समय मैं एज ए मेल जा करके अपने फ्रेंड्स को बाहर देता था, जो समय एज ए मेल मैं जा करके किसी उल्टी सीधी चीज को देता था, उसमें से पूरा समय भी नहीं, थोड़ा समय जा करके मैं सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर देता हूँ। किस लिए? कंबल बांटने के लिए नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कंबल बांटनी बुरी चीज है, मैं कहता हूँ कंबल खूब बांटो, मतलब उसको कोई अदरवाइज ले ले। तो मैं कंट्रीब्यूट कर देता हूँ किस बात में? जैसा मैंने जीने को समझा है वैसा मैं जीने को समझा देता हूँ। इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती, इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती, इससे अलग बात कुछ हो नहीं सकती। यही काम है, यही व्यवहार है, इसके अलावा सब कार्य है। और कार्य का उद्देश्य केवल खाना पीना है। और हमने कार्य को ही अपना उद्देश्य मान लिया है, तो खाते पीते हैं और इस दुनिया से जाते हैं। और खाने पीने के सामान को कितना इकट्ठा कर लिया है, इस बात पे अपनी सफलता को बताते हैं। उस बीच में उस बीच में हम अपनों को क्या खो देते हैं, अपनों के साथ रह पाते हैं, अपनों को मारते हैं कि अपनों के साथ मरते हैं। संगमरमर का मकान बनाते हैं, उनमें मर मर के जीते हैं। इस बात से कोई फर्क हमको पड़ नहीं रहा होता है, और कोई फर्क हम डाल पाते भी नहीं। डाल पाते भी नहीं। यही होता है, यही होता है ना? इतनी ही बात कक्षा 5 का बच्चा मिले तो करनी है। इतनी ही बात कक्षा 10 का बच्चा मिले तो करनी है। इतनी ही बात कोई और मिले उसको वो करनी है। अभी अभी कोई बात कर रहा था मुझसे। पेरेंट थे मेरे पास आए हुए, ग्रेड
3 के पेरेंट थे, शायद परसों की बात है कि हमारे यहाँ के ग्रेड 3 के पेरेंट थे। और वो पेरेंट मुझसे ये पूछ रहे थे कि जब हम लोग ये बात कर रहे हैं कि हम पढ़ना सिखा रहे हैं, मतलब दो तरीके की पढ़ाई हो सकती है। एक, मैं बच्चे का कोर्स पूरा करा दूं, और दूसरा, मैं बच्चे को कोर्स पूरा करने के लायक बना दूं। तो बात ये चल रही थी कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उनके साथ बैठ के ऑब्जेक्टिव डिस्कस हो रहा था। तो ये बोल रहे थे कि भाई जैसा चल रहा है, थर्ड में बच्चा फिफ्थ की बुक्स कर ले रहा है, फोर्थ की बुक्स कर ले रहा है, सिक्स की बुक तक पहुंचने की बात कर ले रहा है, तो सिक्स में आते आते क्या होगा। तो मैंने बोला भाई सिक्स में आते आते मैं कैसे देखता हूँ स्कूल को, मैं ऐसे देखता हूँ कि ये बच्चे जो इस समय फर्स्ट सेकंड थर्ड में हैं, ये जब बच्चे सिक्स में आ रहे होंगे, तो ये इस स्थिति में होंगे कि अपनी इंग्लिश की बुक को ये समझते हैं कि क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। मैथ्स की बुक तो ये समझते हैं क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। ये अपने आप पढ़ पाते हैं, अपनी कमियों को ढूंढ पाते हैं। अपनी कमियों को ढूंढने के बाद इनको पता है कि मुझे क्यों पढ़ना है, तो अपने टीचर के पास जाते हैं और उनसे पूछ पाते हैं। एक तो ये चीज हुई। दूसरा, इनके पास इतनी स्किल हो जाती है कि इनके पीछे हमको भागना नहीं पड़ता। तो अपने ही सिलेबस को ये 2 से 3 और 4 महीने में खत्म कर पाते हैं। फिर ये क्या कर पाते हैं, जब ऐसी कोई स्थिति होगी, जब ऐसी कोई स्थिति होगी कि सिक्स में बच्चा आते आते, सेवेंथ में बच्चा आते आते उसको सिलेबस का प्रेशर हट जाएगा, तब हम किसी एक बच्चे से कह सकते हैं कि क्या तुमको पसंद है, पोएम पसंद है, चलो राइटिंग करो। तब किसी एक बच्चे को हम वो स्कोप दे सकते हैं कि वो महादेवी वर्मा बनने के रास्ते पे आगे बढ़ जाए। तब किसी एक बच्चे को अगर एआई पसंद है, तो वो एआई पे काम करे। तब जाकर के हम, साक्षी, तब जाकर के हम उसे रास्ते पे पहुंचा देते सकते हैं कि वो एआई पे जाकर के अपने पूरे दिमाग को लगाए और एआई में जाके वो रिसर्च करे। तब ये हो सकता है कि कोई बच्चा कहे मुझे रोबोटिक्स पसंद है, और वो रोबोटिक्स में जाए और रोबोटिक्स जाके पूरे पूरे दिन बैठे और उसको कोई चिंता ना हो मैथ्स में क्या करेंगे, इंग्लिश में क्या करेंगे, उसको पता हो जब करना होगा तो हम कर लेंगे। अभी हम रोबोटिक्स भी इसलिए चला रहे हैं कि क्या हुआ ना भाई, एक एक स्कूल का फीचर है, हो जाना चाहिए। क्यों हो जाना चाहिए बिल्कुल नहीं पता, क्या निकलेगा बिल्कुल नहीं पता, होना चाहिए क्योंकि सारे स्कूल में है। एआई चल रहा है, उससे क्या निकलेगा कुछ नहीं पता, बच्चा जा रहा है मैथ्स के दबाव में है, एआई में वो जा रहा है, एआई के दबाव में है, कंप्यूटर लैब में जा रहा है, कंप्यूटर लैब के दबाव में है, वो क्रिकेट खेलने जा रहा है, क्रिकेट के दबाव में मतलब हम केवल खाना पूर्ति के लिए चीजें कर पा रहे हैं। तो फिर अगर हम अगर विजन को देखेंगे, ड्रीम को देखेंगे, तो क्या निकल के आएगा। विजन को देखेंगे और ड्रीम को देखे आएंगे तो केवल इतना ही निकल पाएगा। कक्षा 5, कक्षा 6, कक्षा 7, मैक्सिमम कक्षा 8 तक आते आते बच्चा इतना काबिल हो जाए कि वो अपनी पढ़ाई क्यों करनी है, क्या करनी है, कैसे करनी है, डिसाइड कर पाए, इतनी क्षमता रख पाए कि वो अपने आप करे। एंड 9th 10th की डिग्री, 9th 10th की जो डिग्री है, 9th 10th की जो मार्कशीट है, वो इररिलेवेंट हो जाए, वो बिल्कुल इररिलेवेंट हो जाए। अब उसको 9th 10th करना भी है कि नहीं करना, वो बिल्कुल डिसाइड कर पाए। बिल्कुल, अब मुझे अगर रिसर्च करनी तो 9th 10th करना है कि नहीं करना कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस दिन मैं चाहूंगा मैं उस दिन कर लूंगा। मुझे कोई इस बात का फर्क नहीं पड़ रहा कि मैं आऊँ और मैं पूरे दिन भर पढ़ूंगा जाकर, मुझे हाई स्कूल करना ही करना है और मुझे हाई स्कूल में रहना ही रहना है, कोई जरूरी नहीं है इस बात की। जब तुम्हें जरूरत होगा तो तुम कर लेना, आओ देखें पहले तुमको क्या करना है। इससे पहले एक डायरेक्शन मिल जाए कि भाई क्यों करना है, वरना परमाणु बम का हमने क्या किया, हमने देखा ही। तो ये सब चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब चीजें हो ही तब सकती हैं जब हम पेरेंट को अलाइनमेंट पे ले ले। तो हमने सबसे पहले किसको पकड़ने की बात कर रहे हैं, हम इसको पकड़ने की बात करें कि आप जिस शहर में हो, आपके जहां मिलने वाले हो, कम से कम 20 लोग आपके मिलने वाले, मिनिमम 20 आपके मिलने वाले इस ग्रुप में होने चाहिए। ग्रुप में होने चाहिए, उसमें से अगर हमने दो भी रोक लिए, देखो आपको अपने आप को केवल 2 से मल्टीप्लाई करना है। 27 आप हैं, 54 आपको और जोड़ने, 30 आप हैं, 60 आपको और जोड़ने, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। सो और जैसे ही हमारे पेरेंट्स आएंगे, और ये चीज बहुत तेजी से होने वाली है, जैसे ही पेरेंट्स हमारे साथ में आते हैं, हम बच्चों के साथ कुछ भी काम कर पाते हैं। और अल्टीमेटली काम हमारा बच्चों और पेरेंट्स दोनों के सह अस्तित्व में ही चलेगा। केवल बच्चों के साथ काम करेंगे नहीं चलेगा, केवल पेरेंट के साथ काम करेंगे नहीं चलेगा, ये दोनों के सह अस्तित्व में ही काम चलेगा। लेकिन सह अस्तित्व में ये बात देखनी पड़ेगी हमको कि जिम्मेदार पेरेंट है, तो पहले पेरेंट जिम्मेदार और समझदार बन जाए, फिर उसके बाद बच्चे को जिम्मेदार और समझदार बनाने में कोई समय नहीं लगता, बिल्कुल समय नहीं लगता, 2 मिनट का नहीं लगता। वरना पेरेंट आता है और पेरेंट क्या करता है, बहुत बड़े बड़े काम करते हो, बहुत बड़े बड़े काम करते हो, लेकिन पेरेंट आता है वो क्या बोलता है, यार कॉपी नहीं चेक है, यार कॉपी नहीं चेक है। अब उसको क्या ही बताएं कि कॉपी का स्वरूप बिल्कुल अलग है, कॉपी को चेक करने का तरीका बिल्कुल अलग है, कॉपी को कराने का तरीका बिल्कुल अलग है, यार ये वैसे चेक नहीं होनी है जैसे तुम सोच रहे थे। क्या गलती है, हम पेरेंट के साथ काम नहीं कर पाए। तो अभी हम खुद ये फील कर रहे हैं, अपने ही स्कूल में हम ये फील कर रहे हैं कि हम बहुत रिवोल्यूशनरी एक्शंस ले रहे हैं, बहुत ढेर सारी चीजें ले रहे हैं। लेकिन पीछे से जब हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, तो चूंकि पेरेंट के माइंडसेट में बहुत अच्छा सा काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके तराजू पुराने, अब पुराने तराजू उनके हैं, और पुराने तराजू से वो नई चीज को तौल रहे हैं, तो उनको समझ में नहीं आता ये नई चीज है क्या, हम इनको तौले कैसे और किस पैरामीटर पे हम इसको तौले।
तो जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल अगर अपने स्कूल की बात करूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर मंथ में मैं एक पीटीएम को इंट्रोड्यूस करूँ कम से कम। हर मंथ में वो 2-3 घंटे के लिए आए, फिजिकली आए, उनके साथ बैठे। धीमे धीमे स्थिति बनेगी कि उनको भी इन ग्रुप से जोड़ेंगे, उनको भी इस ग्रुप से जोड़ेंगे, धीमे धीमे उनको भी लेके आएंगे। और मेरे हिसाब से लगभग 2-3 साल का समय लगेगा, और 2-3 साल में भी देख पाएंगे कि हम एक ऐसी जगह पहुंच पाएंगे, एक ऐसी जगह पहुंच पाएंगे जहां से हम चीजों को ऑटोमेशन मोड में ला पाएंगे। एक ऑटोमेशन मोड होगा, फिर चीजें रुकते नहीं रुकेगी। शुरू में बस केवल एक बार धक्का लगाने की जरूरत पड़ती है, फिर वो अपने आप चलती है। राइट। सो बस इसमें एक दूसरे का साथ है, एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे के साथ चलते रहेंगे, अकेले में कोई काम होता नहीं। सब मिलके करेंगे तो हो ही जाएगा। बताओ। बताओ और कुछ। सर बोलो बोलो मैंने एक बोलो बोलो। चीज ऑब्जर्व करी है। जैसे हम बताओ। किसी से बात करते हैं तो उसकी जो अपनी जो आप बताते हैं ना, जो उसकी समझ होती है, जो चादर उसके ऊपर हुई होती है, वो उसी समझ से बात को ऑब्जर्व करता है। करेक्ट। उसके लिए तो हमें अपनी बिल्कुल क्षमता ठीक। को बढ़ाना पड़ेगा ना, कि हम उसकी पूरी धूल साफ बिल्कुल कर पाए। बिल्कुल बढ़ाना पड़ेगा। तो अभी क्या होगा, शुरू के डेज में क्या होगा, शुरू के डेज में केवल आपको इतना ही बोलना है कि भैया कुछ चल रहा है, तुम यार आ जाओ उसमें। आपको इतना कहना है मेरे नाम पर, अल्लाह के नाम पर भैया तुम 5 क्लासेस कर लो बस। है ना। पूनम यादव के नाम पर तुम्हें पूनम यादव पे विश्वास है ना, पूनम यादव जो कह रही है वो ठीक होगा। देखो हमको अपनी पर्सनल क्रेडिबिलिटी यूज करनी पड़ेगी। कैसे? जैसे मैं जी किसी के सर, पास मैंने जाता हूँ तो मैं यही किया है। मैंने अभी बस। कुछ ज्ञान नहीं दिया है। मुझे मालूम है हाँ अभी उतना है कि जितना हम बोलेंगे ना, लोग अपनी बुद्धि से ही सुनेंगे। मैंने बस यही हाँ कहा, प्लीज आ जाओ। अच्छा नहीं लगे तो खुद चले जाना, लेकिन 5-6 सेशन कर लो। इसके बस। ऊपर मुझे ज्यादा बोलना समझ में नहीं आ रहा। बस केवल इतना ही बोलना है हमको अभी। अभी हमको केवल इतना ही बोलना है क्या, कि भैया तुम आ जाओ। शुरू में तुमको दिक्कत होगी, शुरू में तुमको लगेगा यार ये क्या हो रहा है, तुम 5-7 सेशंस कर लो बस। और मैं बता रहा हूँ 5-7 सेशंस किसी ने अगर लगातार कर लिए फिर वो छोड़ नहीं पाएगा पूरी जिंदगी भर। पूरी जिंदगी भर छोड़ नहीं पाएगा। 5-7 सेशंस हो जाए फिर आपको करना क्या है पूरा, आपको तो डाउट क्लास में पहुंचना है, डाउट क्लास में पहुंचना है, फिर तो वही बातें होनी है जो हुई थी। वो बातें हुई थी उसी को आपको एक्सप्लेन करना है। आगे पीछे की कोई जी बात आ जाए उनसे बोलो ये सेशन में बात करिएगा, ये लोग आगे जी की जी। बात करेंगे, कोई बात ही मत करिए। ठीक ठीक। केवल उतने की बात करो, उनसे बोलो बस इस सेशन में, इस डाउट क्लास में केवल उतना ही। जैसे नेहा करती है, वो क्या बोलती है, केवल इतना ही। बस इतने पे हम हम्म। बात करेंगे, आगे पीछे की बात नहीं करेंगे। ठीक है। जी जी। ठीक है। सो अभी तो बस हमको यही काम करना है, वी हैव टू मेक टिल 1000, वहां तक पहुंचाना है, और वो पहुंच ही जाए, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और बताओ, शुरू करें आज की क्लास? थोड़ा पढ़ लेते हैं, आधे घंटे। चलो आज की सर क्लास को एक शुरू और कर लेते हैं, बात। कहाँ? बताओ। सर मेरे मेरे यहाँ मतलब रिलेटिव्स का स्कूल है, तो मैं कभी सोच रही थी, ऐसे तो नहीं लेकिन कभी मिलना हुआ तो मैं प्रपोजल तो दूंगी। तो सर मुझे आपका एड्रेस देना है या पहले उन्हें कन्वेंस करना है? कुछ मुझे नहीं, एक बार। उनको मेरा, उनको उनको दो काम कर सकते हो, एक तो इस सेशन से जोड़ सकते हो, दूसरा हम्म। उनको मेरा वीडियो एक भेज देना जो स्कूल्स के लिए बेसिकली होता है, मैं आपको भेज दूंगा। जी। उनसे ये कहना, उनसे ये कहना कुछ मत करो, ये हम्म। 1-1 घंटे के 2 वीडियो हैं। आपको अच्छा लगे तो, ना अच्छा लगे तो, मेरे कहने बस ये 2 घंटे का वीडियो देख लो बस। जी सर। उनसे बस केवल इतना कह देना कि मेरे कहने पर केवल 1 घंटे का, ये 1 घंटे का ये वीडियो देख लो, मैंने मैजिक होते हुए देखा है। आप इसको देख करके फिर अगर ठीक लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। ओके सर। ठीक है। चलो शुरू करते, कहाँ तक पहुंच गए थे हम लोग? कहाँ तक पहुंचे थे? स्नेह कर रहे थे हम, निष्ठा। हम्म। निष्ठा स्नेह। निष्ठा इसलिए। गुड। चलो, तो हम ये देख रहे थे कि हम एक ऐसी जगह पे पहुंचे थे जहां पर हम जीवन मूल्य डिस्कस कर रहे हैं, राइट। हम स्नेह की जी बात कर रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं निष्ठा की। तो अगर हम लोग फिर से एक बार रिकैप करेंगे तो हमने देखा था, हमने ये बात ही की थी कि करना क्या है तभी समझ में आता है जब अस्तित्व क्या है और मैं क्या हूं समझ में आ जाता है। अस्तित्व क्या है समझ में आने से मुझे पता चलता है कि व्यवस्था क्या है। मैं क्या हूं पता चलने से पता चलता है मेरी भागीदारी क्या है।
और भागीदारी से मेरा आचरण निश्चित होता है। तो ये जो मूल्य है, ये मूल्य ही मेरे आचरण है। बात समझ में आती? जी। मूल्य ही मेरे आचरण है। अच्छा हम्म। मैं आपसे क्या बात करता हूँ, मैं आपसे कैसे बात करता हूँ, मैं आपसे क्यों बात करता हूँ, मैं आपसे कहाँ बात करता हूँ, ये सारी ही चीजें तो मेरा आचरण है। अब ये आचरण मेरा अगर किसी भागीदारी में है और भागीदारी निश्चित है, तो मेरा आचरण निश्चित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। और मेरी भागीदारी अगर किसी व्यवस्था में है, तो मेरी भागीदारी निश्चित हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो यहां पर जब बात चल रही है, तो अभी तक जो बात करने वाले पार्ट में आई है, केवल इतना ही मुझे देखना है कि जब मैं हूं, तो मैं स्वयं में विश्वास के साथ हूं कि नहीं। स्वयं में मेरे अंदर से सौजन्यता आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या मेरे अंदर से सहकारिता, सहभागिता आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर सहकारिता, सहभागिता, सहयोग की भावना मेरे अंदर जरा भी हिलती है, अब ये तो हम देख ही सकते हैं, देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? अब ये भावना कब मेरे अंदर हिली, दिखती है कि नहीं दिखती, दिख सकती है कि नहीं दिख सकती है? बिल्कुल। दिख ही सकती है। तो मुझे दिखेगा। मुझे अगर विश्वास नहीं भी समझ में आ रहा है, तो मुझे ये चीज समझ में आ ही रही है। ये मुझे समझ में आ रहा है, और मैं सुबह शाम देख ही सकता हूँ कि यार सुबह इस बंदे के लिए मेरे मन में सहयोग की भावना नहीं आई थी। क्यों नहीं आई थी सहयोग की भावना? इस बंदे के साथ मेरे साथ सहकारिता की भावना नहीं आई थी। इस बंदे के साथ मुझे सहभागिता की भाव नहीं आई थी। क्यों नहीं आई भाई? मेरे अंदर क्या हुआ, मेरे अंदर क्या हिला? तो हम देखेंगे, उसके साथ संबंधों की स्वीकृति मेरी नहीं थी। नहीं थी। संबंधों की स्वीकृति नहीं थी, साधन की स्वीकृति थी। फिर मैंने उस व्यक्ति को एज अ साधन माना हुआ था। और साधन माना हुआ था, तो फिर मुझे केवल लेना देना याद था। और जैसे ही संबंध याद था, संबंध ही अगर मैंने उसको माना था, तो संबंध का मतलब पूर्णता के अर्थ में किया गया अनुबंध। तो पूर्णता किसकी? हमारी तुम्हारी दोनों की मिलाकर के पूर्णता। तो उस पूर्णता में, उस पूर्णता के लिए अगर काम करना था, तो फिर सहयोग अपने आप ही होगा, सहकारिता अपने आप ही होगी, सहभागिता अपने आप ही होगी, उसको आप रोक नहीं सकते। तो अब हम अपने आप को देख सकते हैं खड़े होकर के कि भाई सम्मान का भाव कैसा था। मैंने सामने वाले के लिए क्या भाव आया मेरे मन में, अपने लिए क्या भाव आया मेरे मन में, तो हम ये समझ पा रहे हैं कि सम्मान के भाव की कमी है मेरे अंदर। मैं सम्यक मान नहीं कर पा रहा हूँ। इसी बीच में जाके मैं देख पा रहा हूँ कि क्या मुझे ये तो नहीं लग रहा है बाद में, यार ये नहीं कहना चाहिए था, यार ये तो मुझे नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए मुझको, ऐसा नहीं होना चाहिए मुझको। इसका मतलब मेरी प्रतिभा और मेरी योग्यता में संतुलन नहीं। नहीं है। प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन, सहज प्रकाशन नहीं। तो मैं डेली रिव्यू ही कर सकता हूँ, हर समय रिव्यू कर ही सकता हूँ। फिर मैं देख ही रहा हूँ कि क्या हो रहा है भाई, मेरे अंदर स्नेह आ रहा है कि नहीं आ रहा, किसी को देख करके। किसी को देख करके उसके साथ जब हम काम कर रहे हैं, तो अपने हर समय देख सकते हैं। बच्चे के साथ जब काम कर रहे हैं, तो हर समय अपने काम को रिव्यू कर सकते हैं कि बच्चे को चॉकलेट खिलाना हो, बच्चे को मेला ले जाना हो, बच्चे को झूला झुलाना हो, बच्चे के लिए टॉफी लेनी हो, बच्चे को पढ़ाई करानी हो, पति के लिए खाना बनाना हो, पति के लिए कहीं जाना हो, सास के लिए कोई काम करना हो। अब मैं बहुत आराम से सही और गलत की परिभाषा निकाल सकता हूँ। सही क्या है, गलत क्या है? लक्ष्य के अर्थ में तो ठीक है, लक्ष्य के अर्थ में नहीं है तो गलत। बिल्कुल सिंपल सी बात है। वो बहलाना है, फुसलाना है, जो भी करना है वो है। तो मैं देख ही पाता हूँ हर समय कि क्या सास के लिए, क्या मेरे ससुर के लिए, क्या मेरी पत्नी के लिए, क्या मेरे पति के लिए मेरे अंदर स्नेह का भाव है भी कि नहीं है। अब मैं चेक कर पाता हूँ अपने अंदर स्नेह का भाव। अब मैं अपने अंदर चेक कर पाता हूँ कि मेरे अंदर निष्ठा है कि नहीं है। क्या मेरे अंदर इस बात की तड़प है कि नहीं है, क्या मुझे इस बात की चिंता है कि नहीं है कि ये मेरा जानने वाला, ये मेरा मिलने वाला कैसे पूर्ण हो। क्या अब यही तो नहीं कि इसकी शादी हो जाए, इसी बात की केवल निष्ठा ही हो, वो पूर्ण हो जाए। तो शादी को हमने एक पूर्णता के तरीके से माना है, इसीलिए मेरे बच्चे की शादी हो जाए, इसकी मुझे बहुत चाह रहती है। मैंने पढ़ाई को एक पूर्णता की तरह से माना है, इसीलिए मेरा बच्चा पढ़ जाए, इस बात की मुझे बहुत चाह रहती है। लेकिन जिंदगी की पूर्णता को हमने जाना ही नहीं है, इसीलिए मेरे बच्चे की जिंदगी पूर्ण हो जाए, इस बात की चाह तो रहती है। लेकिन इस बात के बारे में क्या करना है ये पता नहीं रहता, इसीलिए मेरे अंदर बेचैनी रहती है। जिस चीज की चाह है, मुझे जिस चीज की चाह है, और उस चाह को पाने का मेरे पास निश्चित कार्यक्रम नहीं है, उसके लिए बेचैनी रहती। इसीलिए अपने बच्चे के भविष्य को लेकर बेचैनी रहती, क्योंकि एक लक्ष्य ही नहीं है, उसका निश्चित कार्यक्रम ही नहीं है। तो केवल एक ही बात बचती है, क्या? मेरी कामनाएं और मेरी अपेक्षाएं कि मेरे बच्चे की जिंदगी अच्छी हो जाए। अच्छी की परिभाषा है नहीं, अच्छा मैंने गढ़ा नहीं है। मोबाइल अच्छा हो जाए उसका पैरामीटर है, टीवी अच्छा हो जाए उसका पैरामीटर है, टेप अच्छा हो जाए उसका पैरामीटर है, लेकिन बच्चा अच्छा हो जाए इसका एक पैरामीटर है ही नहीं, बना ही नहीं। क्योंकि निश्चित लक्ष्य नहीं बन पाया, इसलिए निश्चित कार्यक्रम नहीं बन पाया, तो मेरे अंदर बेचैनी आती रही।
तो अब जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये करने वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। बोलो अभी तक पे कोई क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन है मेरा। सर जैसे हम विश्वास की बात कर रहे हैं, वो आधार मूल्य है, और इसमें हम इंटेंशन की स्वीकृति की बात कर रहे हैं। ये मैंने सुना, और अब मैं सुना भी रही हूँ। तर्क रूप में भी धीरे धीरे हो रहा है, स्थापित हो रहा है। लेकिन अभी वो श्रवण और साक्षात्कार से तो बहुत दूर है। तो जैसे ये बेस मूल्य है, तो सौजन्यता सौजन्यता तो हमें चलो दिखाई दे रहा है कि विश्वास हमारा सौजन्यता के रूप में प्रकट हो रहा है। पर सम्मान, सौहार्दता, स्नेह, निष्ठा, ये हम सुनने के काबिल भी हैं अभी, क्योंकि अभी विश्वास तो हमारा स्थापित नहीं हुआ। अभी क्योंकि ये विश्वास सब स्थापित नहीं, इंटरडिपेंडेंट है। विश्वास स्थापित नहीं हुआ तो इन सबको कर देखो, विश्वास का क्या मतलब, क्या हुआ? विश्वास का भास हो गया है मुझको। क्या हो गया मुझको? भास। क्या हमने बोला था, क्या क्या होता है? भास होता है, आभास होता है, प्रतीति होती है, साक्षात्कार होता है, अनुभव होता है। भास हम्म। होता है, आभास होता है, आभास। प्रतीति होती है, साक्षात्कार होता है, अनुभव होता है। अनुभव। ठीक है। तो हम्म। भास मुझे सभी का हो रहा है। भास तो मुझे हम्म। अभी स्नेह की मैंने बात की, तो सोचो ये भास हम्म। का भास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कि अगर हाँ, मुझे ये भास समझ हो में आ रहा है। जाए भास हो रहा है इस चीज पर, भास हो हम्म। रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? मैं सुनने की स्थिति में हूं, और सुना है तभी तो भास हो रहा है। और मैं इस हम्म। बात की स्थिति में भी हूं कि मैं अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर रहा हूं, और मैं इस बात की स्थिति हम्म। पे हूं कि इन सब पे मैं एक कदम चलने की बात कर रहा हूं। क्योंकि ऐसे हम्म। कभी नहीं होता। देखो मैं बोलूं कि मेरी बॉडी का बेस हार्ट है, मेरी बॉडी का बेस हम्म। हाथ है। हार्ट है, हार्ट है। लेकिन ऐसा तो ना हार्ट चलेगा फिर सारे में चलेंगे, चलते सब एक साथ ही हैं। ऐसा थोड़ा हम्म। ना पहले हार्ट चलेगा फिर लंग्स चलेगा फिर किडनी चलेगी फिर लीवर चलेगा, ऐसा थोड़ा ना होगा कि पहले विश्वास आएगा फिर सौजन्यता आएगा फिर हम वेट करेंगे तब सम्मान आएगा फिर वेट करेंगे तब ये आएगा। सब एक साथ चलेंगे। हम्म। ओके। जितना 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 विश्वास मुझे समझ में आएगा, आगे की पूरी चेन उतनी उतनी मेरे अंदर आ जाएगी। हम्म। ऐसा नहीं होगा कि विश्वास पहले 100% आएगा, एक लेवल 100% होगा, तो सौजन्यता फिर 100% होगी, फिर उसके बाद सम्मान 100% होगा, फिर सौहार्दता 100% होगी, फिर स्नेह 100% होगा, फिर निष्ठा होगी। ऐसा नहीं होगा। अगर 1% में विश्वास पे बढ़ा तो 1% में सम्मान के लिए भी बढ़ा। हर चीज के लिए बढ़ा। हम्म। भास के स्तर पर मैं हर चीज पे आगे बढ़ा, तो हर चीज थोड़ी थोड़ी हो रही होगी मेरी जिंदगी में। मेरी जिंदगी में निष्ठा हम्म। भी बढ़ रही होगी। ऐसा हो नहीं सकता आपकी जिंदगी में निष्ठा ना बढ़ रही हो। बढ़ी रही है तो आपकी फिर जिंदगी में आधार निष्ठा। मूल्य क्यों कहा हमने फिर विश्वास को? आधार मूल्य इसलिए कहा क्योंकि उस चीज के बिना कुछ नहीं। अगर मुझे आशय की हम्म। ही स्वीकृति नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं। 1% मुझे आशय की स्वीकृति, आशय की स्वीकृति कब आती है? जब मुझे अस्तित्व क्या है समझ में आता है, मैं क्या हूं समझ में आता है। जैसे ही ये मुझे 1% समझ में आता है, तो मतलब 1% मुझे विश्वास आता है, तो 1% आगे की सारी चीजें शुरू हो जाती। हो जाती है। ठीक है। हम्म। हम्म। ठीक है। तो आधार मूल्य का मतलब है सबसे पहले वही आएगा, लेकिन सब कुछ एक साथ चलेगा। ओके। ठीक है। ठीक है, ठीक है। बताओ और कोई लोग, पूछो पूछो, यहाँ तक के क्वेश्चन पूछो। अब हम लोग बात कर रहे हैं अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर पा रहे हैं। देखो अभी तक हम इंट्रोस्पेक्शन की बात करते हैं। लोग आते हैं, कोई कोई एनएलपी कोच होता है, कोई आकर के कुछ और कोचिंग करता है, कोई आके कोई और इंट्रोस्पेक्शन कराता है, और बहुत बात करते हैं कि अपने आप को देखो, अपने अंदर देखो, अपने अंदर जानो, अपने अंदर झांको। ऐसे शब्द सुने कभी नहीं सुने? अपने को देखो, अपने अंदर झांको, आपके अंदर ही कमियां हैं, अपने अंदर देखो। ये बात होता था कि नहीं होता था? सुना था कि नहीं सुना था? जी सर। सुना था। झांकते थे तो किडनी नजर आती थी, झांकते थे तो फेफड़ा नजर आता था, झांकते थे तो लीवर नजर आता था। तो भाई झांकते तो झांकते क्या, ये तो बताओ, क्या झांकते? और नहीं तो गंदगी नजर आती थी। भाई कोई भी चीज किसी सही के प्रकाश में देखेंगे। अब भाई मैं जाऊं और पंखा एक खराब है, मैं खोल के देखूं, पंखे के अंदर देखो, पंखे के अंदर देखो, अरे मैं क्या देखूं पंखे के अंदर? पहले पंखे का सही रूप पता हो तभी ना पंखे के अंदर कुछ मैं देखूं। पंखे का सही रूप पता नहीं है, मैं क्या पंखे के अंदर देख लूं? कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में जी आता है? सर, बिल्कुल कुछ, बिल्कुल सर। क्या बोला सर मैंने अभी तक, क्या बोला, इसी क्या समझ तरह में की आया? सर जो अभी आपने बोला इसकी रील बना दीजिएगा। मतलब एक्चुअली लोगों को भेजने के लिए बहुत सही है ये जो आप कह रहे हैं। सही के प्रकाश जब मुझे तक नहीं रहेगा तो मुझे गलत मुझे समझ मुझे में मुझे आएगा। मुझे लिख के भेज देना, शाम को तुम्हें बना दूंगा, ठीक है?
मुझे बिल्कुल। लिख के बना देना, तो मैं किसी एग्जाम्पल एग्जाम्पल सोच साच के, क्योंकि जब रील बनाते, देखो रील तुम्हारे लिए बनानी हो तो बड़ा सिंपल है, सीधे सीधे बना दे। जब हम अभी एक स्क्रिप्ट में लिख रहा था अभी, तो मैं क्या लिख रहा था, मैं मतलब उसमें बना स्क्रिप्ट राइटर बनना पड़ता है आपको। मैं क्या लिख रहा था, क्या लिखूं क्या लिखूं क्या लिखूं, लोगों को भावनात्मक भी देना होता है, जो दिल को छुए वो भी देना होता है, इमोशनल ड्रामा करना पड़ता है ना। तो फिर कैसे बनानी रहती है, मैं भी सोच रहा था बनाने के लिए। तो मैंने क्या बनाया, क्या सोच रहा था भाई, क्या आपकी जिंदगी एक मकान है जिसकी चार दीवारियों से घिरा है। एक दीवार पिता की है जहां पर आपको शक्ति चाहिए, एक दीवार पति की है जहां पर आपको सद्भाव चाहिए। फिर हम्म। क्या क्या करें क्या करें क्या करें, तो थोड़ा और इमोशनल ड्रामा डाला। तो क्या डाला कि जब आप पिता की दीवार को भीगने से बचाते हैं तो पति वाली दीवार भीगने लग जाती है। जब ऑफिस की दीवार को रंगते हैं तो घर की दीवार में दरारें लग जाती हैं। तो मतलब लोगों को लग रहा है होता तो यही है यार, जब पिता बनो अच्छे तो पत्नी बोलती है तुम पति खराब हो, जब पति बनो अच्छे तो माता क्या बोलती है, तुम बेटे खराब। होता है, ऐसा नहीं होता? एकदम रिलेटेबल, बिल्कुल सर। हाँ। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब कॉमन लोगों के लिए बनाना पड़ता है तो बड़ा सोचना पड़ता है, क्या बनाए, कौन से लड्डू पकड़ाएं इनको कॉमन लोगों को, है ना, क्योंकि उनको सर तो जो लड्डू आप, चाहिए उनको। हाँ, अभी जो फर्स्ट वाली आपने बनाई है, वो जो मैंने कहा, तो वो मैं मुझे भेजने में बहुत इजी हुआ, बहुत ही अच्छी थी सर। मतलब उसमें स्टार्टिंग ही इतना अच्छा किया कि आपने, कि लोग हाँ हाँ और हाँ, तो ज्वाइन हो बस वही गए। है, वही बस है कि अब ऐसे ही वीडियो में डेली एक बना के दूंगा। डेली एक मैं वीडियो डालूंगा, अगले 10-12 दिन में ऐसे इमोशनल टचेस करने की कोशिश करूंगा। कभी किसी मदर को टच करने की कोशिश करूंगा, कभी किसी फादर को टच करने की कोशिश करूंगा, कभी किसी बाबा को हिलाने की कोशिश करूंगा अंदर से, कि बाबा अंदर से हिल जाए, कभी दादी अंदर से हिल जाए, कभी एक सांस हिल जाए। तो ऐसे करके कुछ बनाने की कोशिश करेंगे। तो ना जब आप रील बोलते हो तो जो कॉमन आदमी के लिए रील बनती है ना, उसमें बड़ा ड्रामा करना पड़ता है। आपके लिए बनाना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे बोलो और सीधे सीधे बन जाए, है ना। तो आप फिर भी मुझे लिख के भेजिएगा, बनाएंगे, कोशिश करेंगे बनाने की, उसको भी बनाने की कोशिश थैंक करेंगे। यू सर। राइट। ओके। और बताओ, और कोई क्वेश्चन? यहाँ तक पे, यहाँ तक को बिल्कुल क्लियर करो, स्थिर करो पहले। कोई चीज ऐसी जो यहाँ तक का क्वेश्चन आ रहा हो। मूल्य समझ में आया? मूल्य मतलब क्या? मूल्य मतलब क्या समझ में आया? नहीं समझ में आया मूल्य मतलब? तो मूल्य मतलब जो जैसा है उसको वैसा जान लेना ना। फिर समझ क्या है? समझ है जिसको जैसा जान समझ। लेना, और भ्रम है जो जैसा नहीं है उसको वैसा देख लेना। तो ऐसा मूल्य क्या है? ऐसा देखिए। मूल्य क्या है? मूल्य क्या है? देखो, मेरे हाथ में क्या है, ऊपर पपीता है और नीचे वस्तु की फोक है। कीमत हुई ना मूल्य। मूल्य वस्तु की कीमत, हाँ। वस्तु का मूल्य और वस्तु की कीमत दो अलग अलग चीजें हैं। इकाई की कीमत और इकाई का मूल्य दो अलग अलग चीजें हैं। कीमत का मतलब क्या हुआ, उपयोगिता रुपया। उपयोगिता। उपयोगिता को जान लेना। हाँ, उपयोगिता। वस्तु राइट। की मूल्य सो उपयोगिता। हाँ, तो हर अभी क्या इकाई हुआ, की अपनी अभी क्या, अभी उपयोगिता। सर भूल हाँ हर जाते इकाई हैं, की, थोड़ा थोड़ा याद करना हाँ। पड़ता है। हम्म। तो जी क्या हुआ, सर। इसकी कीमत का क्या मतलब हुआ? इसको प्रकृति ने तो एक भी पैसा लिया नहीं इसका। इसकी कीमत बराबर इसको इस रूप में लाने में, ये किसी और रूप में प्रकृति ने हमको दिया हुआ है। प्रकृति की चीजों को हमने इस रूप में बदला, इसमें जो मानव श्रम लगा उसको हमने इसकी कीमत बोली। ठीक है। हम्म। अब हम बिजनेस क्या है, व्यापार क्या है, व्यवसाय क्या है, उपयोगिता क्या है, उपयोगिता मूल्य को बढ़ाना। मतलब देखो, व्यापार में हम यही कर रहे हैं, या तो मानव मानव के साथ कोई काम कर रहे हैं कि मानवकृत व्यवस्था सही हो जाए। देखो, हम दो ही काम करेंगे और कोई तीसरा काम हम कर नहीं सकते। या तो हम मानव मानव के साथ कोई काम करते हैं ताकि मानवकृत व्यवस्था को और सुदृढ़ कर दे और अच्छा कर दे, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो मेडिकल में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो मेडिकल में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो नगर पालिका में हो, या फिर वो किसी और जगह हो, हम ये काम करते हैं, है ना। हम जाके काउंसलिंग करते हैं। तो क्या हम काम करते हैं, मानव मानव के साथ मिलकर कुछ ऐसा काम करता है जिससे मानवकृत व्यवस्था अच्छी होती है, एक। दूसरा काम क्या करते हैं, हम प्रकृति के साथ कुछ ऐसा काम करते हैं जो प्रकृति की जो वस्तुएं थी उनका उपयोगिता मूल्य बढ़ा देता है। क्या काम करते हैं, क्या करते हैं? उपयोगिता का मूल्य बढ़ा देता है। प्रकृति की जो ऑलरेडी चीजें अवेलेबल हैं उनका उपयोगिता मूल्य बढ़ा देते हैं। जैसे ये प्रकृति में पहले से है,
स्टील प्रकृति में पहले से है, जमीन के अंदर है। प्लास्टिक किसी और रूप में पहले से है, या फिर ये कपड़ा किसी रूप में पहले से है। तो मैंने क्या बोला, प्राकृतिक चीजों की, जो प्राकृतिक चीजें हैं जो नेचुरल फॉर्म में अवेलेबल हैं, उनके ऊपर मानव श्रम करते हैं, कार्य करते हैं, और उस चीज को मानव के लिए और अधिक उपयोगी बनाकर साधन और सुविधा के रूप में पेश करके दे देते हैं। एक हम ये काम करते हैं, या तो उस वस्तु का कला मूल्य बढ़ाते हैं। जैसे ये तो मूल्य है ही है, इसका उपयोगिता मूल्य है ही है, लेकिन इसके ऊपर हमने बहुत प्यारी प्यारी पेंटिंग कर दी। पेंटिंग कर दी तो क्या बढ़ाया, इसका उपयोगिता मूल्य बढ़ाया कि कला मूल्य बढ़ाया? कला मूल्य। कला मूल्य बढ़ाया। तो एज अ व्यवसाय हम केवल तीन काम कर सकते हैं। या तो हम किसी मानवकृत व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने में अपना सहयोग दे सकते हैं, या फिर हम प्रकृति की किसी वस्तु को किसी ऐसे स्वरूप में ढाल सकते हैं जिससे हम उस वस्तु की उपयोगिता मूल्य में वृद्धि कर दें और मानव के लिए बेहतर तौर पे वो साधन और सुविधा के रूप में प्रस्तुत हो जाए। और तीसरा, हम किसी वस्तु की जिसकी उपयोगिता पहले से है उसकी कला मूल्य को बढ़ा दें। इस तीनों काम को करने में जो मेरा मानव श्रम लगता है, उसका प्रतिफल ही व्यवसाय है। उसका प्रतिफल ही व्यवसाय है। अब प्रतिफल और लाभ दो अलग अलग चीजें हो गई। लाभ का मतलब कम देकर ज्यादा पाने की मानसिकता से किया गया काम व्यापार है। कम देकर ज्यादा पाने की मानसिकता से किया गया काम व्यापार है। मैं दवा खरीद के लाया, मैं ज्यादा की बेचूंगा, ये क्या हुआ, व्यापार है। मैं चीज खरीद के लाया और मैं अब ज्यादा का बेचूंगा और ज्यादा का बेचूंगा, क्या हुआ, ये व्यापार है। वहीं पर मैंने मेडिकल स्टोर खोला कि मानवकृत व्यवस्था में मैं कोई सहयोग करूंगा। अब मानवकृत व्यवस्था में कोई सहयोग करते हुए उस सहयोग के प्रतिफल के रूप में जो मुझे मिलता है, वो मेरा व्यवसाय है। तो अब मेरी नजर कहां पर थी, पहले में मेरी नजर थी लाभ पर, कैसे मैं कम दे दूं और ज्यादा ले लूं, उसमें मैं इंजेक्शन लगाऊंगा, उसमें मैं नकली बेचूंगा। दूसरे में मैं व्यवस्था को नहीं भूलता, व्यवस्था में मेरे सहयोग मतलब व्यवस्था को मैं और अच्छा कर दूं, इसमें किए गए मेरे मानव श्रम का जो मुझे प्रतिफल मिलता है, वो मेरा व्यवसाय है। तो अब इसमें मेरी नजर क्या हुई, दूसरे वाले केस में मेरी नजर कहाँ थी, मानवकृत व्यवस्था। व्यवस्था को सुदृढ़ करने में। ठीक है। हम्म। तो हम्म। मानवकृत व्यवस्था को जब मैं सुदृढ़ करता हूं, वो मेरी उपयोगिता होती है। अभी तक मैंने इसका मूल्य तो समझा था, इसका मूल्य तो समझा था, मानव का मूल्य कहाँ था? तो मानव का मूल्य क्या है, मानव मूल्य क्या होगा कि मानव मानवकृत व्यवस्था में जब किसी एक व्यक्ति के साथ रहे, जब किसी एक व्यक्ति के साथ रहे, तो व्यक्ति के रूप में प्रमाणित हो पाए, अपनी उपयोगिता को प्रमाणित कर पाए। इसलिए 18 मूल्य हैं। कौन से, ये जो आप पढ़ रहे हैं, स्थापित मूल्य 9 और 9 शिष्ट मूल्य। जब वो जाए और वो कार्य करे, तो फिर उपयोगिता मूल्य और कला मूल्य के रूप में अपने आप को प्रमाणित कर पाए। जब वो जीवन के रूप में हो, जब वो जीवन के रूप में हो, तो अपने आप को सुख शांति संतोष आनंद के रूप में प्रमाणित कर पाए। वो मानव के रूप में हो, तो फिर वो धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा के रूप में अपने आप को प्रमाणित कर पाए। ठीक है, समझ में आता है? कुछ आया? सब ऊपर से गया? कोई बात नहीं, तो जाएगा ऊपर से, कोई दिक्कत वाली फिर बात से नहीं है। सुनना पड़ेगा तब दोबारा थोड़ा आएगा, समझ में दोबारा आएगा। आएगा, दोबारा आएगा, व्यवस्था। दोबारा आएगा। व्यवस्था। व्यवसाय क्या, हमने कम दिया और ज्यादा पाया तो हमें लाभ, लाभ के ऊपर हमारी नजर है। वो जहां हमने व्यापार है, कम दिया ज्यादा व्यापार पाया। व्यापार व्यापार, वो व्यापार है। व्यापार का व्यापार मतलब है कम पर दे उसमें, करके। पर उसमें लाभ पे हमारी नजर है, सिर्फ लाभ लाभ पे पे नहीं। हमारी नजर, कम देकर ज्यादा पाने ठीक की है। मानसिकता से किया गया काम ही व्यापार है, ही व्यवस्था। ओके। लाभ की मानसिकता है। हम्म। और इस पे अगर हम व्यवस्था जोड़ दें जिसमें मेरा, मेरी उपयोगिता, मेरा मूल्य आ गया, तो हम्म, उसके प्रति तो वो प्रतिफल है उसका। वो है वो प्रतिफल भी है, फिर तो व्यवसाय मैं, है, बस वो हमारी नजर तो उस पे वो हमारी मेरे व्यापार मूल्य नहीं, पर रहेगी। वो व्यापार था, ये व्यवसाय है। ओके। हम्म। कम देकर ज्यादा लेने की मानसिकता से किया गया काम, या कम देकर ज्यादा मानसिकता से इससे या लाभ की मानसिकता से किया गया काम को ही व्यापार कहते हैं। और
मानवकृत व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए किए गए मानव श्रम, जो उपयोगिता मूल्य, कला मूल्य या मानवकृत व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करते हैं, ऐसे हम्म। किए गए काम में दिए गए मानव श्रम के बदले में लिया गया प्रतिफल मेरा व्यवसाय है। हम्म। ठीक है। ठीक है। इसमें हम्म। कोर में क्या आया? इसमें कोर में आया मानवीय व्यवस्था। उसमें कोर में क्या आया? कम देकर ज्यादा पाने की मानसिकता। फिर तो ऑक्सीजन सिलेंडर 2 लाख का बिकेगा तो क्या ही गलती है? फिर कहाँ गलती है? इसमें मेरा द डिफरेंस इज द मेरा मूल्य जो है, दैट इज ओनली हम्म। डिफरेंस। हम्म। तो मेरी उपयोगिता ही मुझे नहीं पता थी। मेरी उपयोगिता हम्म। मुझे ये पता थी, कमाओ खाओ पियो उड़ाओ। अब यही उपयोगिता ही पता थी मुझे अपनी। सैटरडे को क्या हम्म। करें? तो सैटरडे को चलो पब चले। तो हम्म। मेरी उपयोगिता ही मुझे इतनी पता थी कि सैटरडे को पब से लेकर के और मंडे को ऑफिस तक, बस इससे अलावा कुछ पता ही नहीं था। हम्म। तो फिर क्या होगा? तो मेरे मूल्य मुझे पता चल जाए, ये मुझे मेरे मूल्य पता चल रहे हैं। ये मूल्य जो आपको, ये परिवार में प्रमाणित होते हैं, व्यक्ति के साथ प्रमाणित होते हैं, ऑफिस में प्रमाणित होते हैं। ऑफिस में मैं पहुंचा और मैं एक कंपनी में हूं जहां पर मान लीजिए बॉटल्स बनती है, यहाँ पर ये पेन बनता है, यहाँ पर ये पेन बनता है, वहां पर दो चीजें हो रही हैं। एक, मानवीय व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मैं इस जो ये चीजें हैं, इन चीज की ऐसी उपयोगिता मूल्य बढ़ाऊंगा कि लोगों के जीवन में ये सुख, सॉरी, से साधन और समृद्धि लेकर आएगा। सुविधा, साधन और समृद्धि लेके आएगा। किसकी जिंदगी में? लोगों की जिंदगी में लेके आएगा। ऐसा मैं काम करूंगा इस प्रकृति के साथ और लोगों के साथ। वही लोगों के साथ मैं क्या काम करूंगा? लोगों के साथ मैं अपने मूल्य को सिद्धार्थ। प्रमाणित करूंगा। तो ये मैं 18 प्रमाणित करूंगा लोगों के साथ, कि मैं विश्वास से लेकर के और प्रेम तक, अनन्यता तक, जब मैं लास्ट में आऊंगा, विश्वास से लेकर अनन्यता तक मैं लोगों के साथ प्रमाणित कर रहा हूं, ताकि मैं उनकी जिंदगी में सुख शांति संतोष आनंद धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा स्थापित हो जाए, इसके लिए काम करूंगा। तो मूल्य ही व्यवहार है, बाकी सब कार्य है। लोग यही व्यवहार है, बाकी सब कार्य है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। ठीक है। समझ में आया कुछ? जी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, एक बात और बताओ, यहीं पर एक सेकंड के लिए रुकते हैं। जो लोग पहली पहली बार आते हैं वो ये कहते हैं हिंदी बहुत कठिन है। अब हिंदी बहुत कठिन है, अब क्या किया जाए? इसके लिए क्या करें? या आप लोगों को भी शुरू में लगा था, या नहीं लगा था, या आज भी लगता है कि अब नहीं लगता? सर ऐसे पर है लगता कि था मेरे उसके हस्बैंड कुछ ने भी एक वर्ड बार सेशन डिफिकल्ट होते हैं। सुना था जब मैं सुन रही थी, तो वो भी सुन रहे थे, उनको इंटरेस्टिंग लगा। बट वो कहते हम्म। मैं लगा नहीं पाऊंगा क्योंकि काफी चीजें सिर के ऊपर से निकल जाती हैं ड्यू टू हाँ। वर्ड्स। ये क्योंकि हम्म। रेगुलर हम मतलब नॉर्मली हम ये ऐसे नहीं बोलते ना, हम जनरल हम्म। भाषा बोलते हम्म। हैं, हिंदी बोले या हम्म। पंजाबी। तो ये हम्म। वर्ड्स जो हैं ये बहुत डिक्शनरी वाले हो गए, या जो बुक लिखते हैं राइटर्स हैं उनके लिए हम्म। हो गए। हम्म। उनको लगा था इंटरेस्टिंग, बट वो कहते नहीं मैं कर नहीं पाऊंगा। कौन थे, कौन थे? गुरमीत कौन थे? हाँ जी, मेरे हस्बैंड थे सर। अच्छा, आपके मैं हस्बैंड बोल रहे थे। ओके मैं ओके ओके। सेशन ही सुन रही थी ना, तो वो आ गए ओके। जस्ट, तो उन्होंने सुना, काफी सुना, हाँ। उनको अच्छा लगा। हाँ। बट वो कहते मैं कर नहीं पाऊंगा ड्यू टू वर्ड्स। हम्म। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले सेशन में हमको ये बात बिल्ड करनी पड़ेगी कि देखो, किसी भी चीज को पाने के लिए ताकत लगानी होती है। यहाँ पर पहली ताकत होगी शब्दों को समझने की। एक्चुअली है क्या, यहाँ पर ये शब्द ऐसे क्यों रखे गए? जैसे हमने बोला मूल्य, ठीक है, मूल्य बोला, तो मूल्य आपको एक बार में समझ में नहीं आया। क्योंकि मूल्य आपको एक बार में समझ में नहीं आया, तो आपने पूछने की कोशिश की कि मूल्य का मतलब क्या। जैसे ही आपने पूछा, तो हमने उसको डेफिनेट लैंग्वेज दे दिया। अगर हम कोई सरल वर्ड यूज करते हैं इसकी जगह पर, तो लोगों ने वो वर्ड ऑलरेडी सुना होता है, और सबके पास उस वर्ड की अलग अलग डिक्शनरी पहले से। मेरे मन में विश्वास कुछ और, आपके मन में विश्वास कुछ और, किसी के मन में विश्वास कुछ और, किसी के मन में विश्वास कुछ और, किसी के मन में विश्वास कुछ और है। जब सबके मन में विश्वास कुछ और है, तो हमारे दो काम हो गए। पहले तो पुराने वाले विश्वास को भूल पाना, फिर नए वाले विश्वास को ले पाना। बड़ा कठिन है। लेकिन वहीं यस पे जब सर, मैंने आई मूल, नो आई नो। वहीं पर जब मैंने मूल ऊर्जा बोला, मूल ऊर्जा को लेकर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, पहले से कुछ था ही नहीं उसके बारे में दिमाग में। ठीक है ना? मैंने बोला संपृक्तता, मैंने बोला कि पूरी पूरी सारी इकाइयां इस मूल ऊर्जा में संपृक्त हैं। अब संपृक्त आपने पहले सुना ही नहीं था,
संपृक्त वर्ड ही पहले से नहीं सुना था तो कोई पिक्चर थी नहीं, तो संपृक्त का मतलब आपने पूछा हमसे और जो बोला गया वही दिमाग में सेट हो गया। तो इसमें डेलिबरेटली नागराज जी ने इसमें डेलिबरेटली कॉमन चलने वाले वर्ड्स को यूज नहीं किया, ताकि ऐसा ना हो कि हम कुछ और बोल रहे हों और सामने वाला कुछ और समझ रहा हो। गीता के साथ ये बहुत बड़ी समस्या हुई है। एक ही, केवल गीता के साथ नहीं, हजारों धर्मों के साथ ये, हजारों ग्रंथों के साथ ये समस्या हुई है कि एक ही लाइन को 5,000 लोगों ने 25,000 तरीके से एक्सप्लेन किया है और समझ में नहीं आता सही कौन सा है। हुआ है कि नहीं हुआ? अग्री सर, ऐसे यहां ही। पर ये कमी ना होगा, जो कम्युनिकेट किया जा रहा है, जो कम्युनिकेट किया जा रहा है बिल्कुल एग्जैक्ट वही पहुंचना चाहिए, इधर उधर का कोई गैप नहीं होना चाहिए। इसलिए समझो, ये जो भाषा है, ये जो भाषा है, नागराज जी ने जिस भाषा में लिखा है इस पूरे ग्रंथ को, वो हिंदी नहीं है, हिंदी जैसी दिखती है। क्या बोला? हिंदी नहीं है, हिंदी जैसी दिखती है। हिंदी जैसी दिखती। तो अब हिंदी हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि ये तो हिंदी मैंने सुना ही नहीं, एक्चुअली भाषा ही नहीं है। इसको ये कहना कि हिंदी भाषा ऐसा है ही नहीं, जैसे न्यू भाषा। न्यू भाषा, जैसे यस हम कोई सर। न्यू भाषा सीखने जाते हैं तो नई भाषा की वोकैबुलरी सीखते हैं, ऐसे यहाँ पर नई भाषा की वोकैबुलरी सीखने की जरूरत है। ये सर तो फर्स्ट ये चीज सेशन हम, में बता देना हम्म, जरूर, हाँ फर्स्ट ये बता सेशन ही में देंगे और इंट्रोडक्शन इस में, चीज को, हाँ। क्योंकि ये चीज है, सब फेस करते हैं। चलो नेक्स्ट, आगे करेंगे, बंद करें आज? 4:30 हो गया। तो थोड़ा सा कर लेते हैं प्लीज। इतना ही किया था हमने लास्ट में। अगला मूल्य क्या आता है? ममता। क्या आता है? ममता। ममता। ममता बराबर व्यवस्था के अर्थ में संबंधी के पोषण संरक्षण का भाव। करेक्ट। ममता मतलब इसका माँ से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, माँ के अंदर ये एक मूल्य अपने आप आ ही जाता है, प्रकट हो ही जाता है, ये बिल्कुल अलग बात हो गई। माँ ममता प्रधान होती है। माँ मम फिर से सुनिएगा, माँ ममता प्रधान वात्सल्य प्रभाव से काम करती है, पिता वात्सल्यता प्रधान ममता भाव से काम करते हैं। उसको आगे समझेंगे, लेकिन फिर भी माँ ममता प्रधान वात्सल्यता के भाव से काम करती है, पिता वात्सल्यता प्रधान ममता भाव से काम करते हैं। इसमें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ये अलग बात है, वो बाद में बातें करेंगे। लेकिन पिता के अंदर वात्सल्यता का भाव अपने आप आता है, माँ के अंदर ममता का भाव अपने आप ही आता है। बस अब एक टर्म है जिसको हमको इसमें ऐड करना है। वो क्या ऐड करना है? जो सारी गड़बड़ियां करता है, वो क्या करता है? वो ये व्यवस्था के अर्थ में संबंधी के पोषण संरक्षण का भाव। अभी मेरे पास पोषण संरक्षण का भाव तो है, लेकिन क्या नहीं है? व्यवस्था का आता पता नहीं है। नहीं। इससे क्या समस्या आती है? इससे पोषण तो होता है कि खाना खा ले बच्चा, जैसे मर्जी खाए और जो मर्जी खाए, उसका पेट भर जाए। फिर मोबाइल दिखा के खिला देते हैं। पोषण संरक्षण फिर ही करना है मोबाइल दिखा के समझ भी। ही नहीं आता क्या मोबाइल दिखा के खिला देंगे। फिर ये भी समझ में नहीं आता कि मोमोज खिलाने कि नहीं खिलाने। फिर ये भी समझ में नहीं आता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। फिर ये भी समझ में नहीं आता है कि कब खाना है कब नहीं खाना। फिर ये भी समझ में नहीं आता है कि इसका कितना संरक्षण करें और किस किस से संरक्षण करें। तो कभी बाबा से भी लड़ जाएगी, कभी जा करके वो टीचर से भी लड़ जाएगी। समझ में नहीं आता इसका कहाँ कहाँ संरक्षण करना है कहाँ नहीं करना। तो कभी उंगली ही नहीं छोड़ेगी माँ, पता चलेगा उसका 20 साल का बच्चा भी लल्ला बना बैठा है। समझ ही नहीं आएगा कि कहाँ तक संरक्षण करना है, कितना संरक्षण करना है, किस किस से संरक्षण करना है। समझ ही नहीं आता कि कितना पोषण करना है, किस किस से पोषण करना है, कब तक पोषण करना है। हमने पोषण संरक्षण के भाव में अपने बच्चे को बहुत लल्लू बनाया है, हमने अपने बच्चे को बहुत अपाहिज बनाया है। तो बहुत सिंपल सी बात है, व्यवस्था के अर्थ का मतलब क्या हुआ कि मैं उंगली पकड़ता हूं बच्चे की तो वो चलना सीखता है, और हाथ छोड़ता हूं तो वो दौड़ना सीखता है। क्या बोला? उंगली उंगली पकड़ता हूँ पकड़ता तो हूँ। चलना। हाँ हाँ, बोलो सुप्रीत। नहीं नहीं, बोलो आप। उंगली पकड़ता हूँ तो उंगली चलना। पकड़ता हूं तो चलना सीखता है, हाथ छोड़ता हूं तो भागना सीखता है। ये दो बंदर की लड़ाई में तीसरा आया। ऐसे ही होता है ना। ये कहावत सुनिए ना, दो की लड़ाई में तीसरे में। वही हुआ सर, आज वही हुआ। कौन आया तीसरा बीच में?
और दो अमिता। बंदे मैं लड़ते थी सकीना। टर्न गुड गुड करेक्ट। गुड, हाँ अच्छा है, सकीना वेरी गुड। सकीना। इसको कहते हैं मौके पे चौका। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो क्या निकल के आया कि अब मुझे व्यवस्था करना समझ में आया है, तो बताओ मैं क्या पोषण करूं और क्या संरक्षण करूं, कितना खिलाऊं, क्या खिलाऊं, कब खिलाऊं, कैसे खिलाऊं, किससे संरक्षण कर लूं, किससे बचा लूं, कब तक बचा लूं, कितना पल्लू में छुपा लूं, कहाँ मैं भेज दूं, कहाँ नहीं भेज दूं, सब्जी लेने भेजूं कि नहीं भेजूं, अपने साथ जाऊं कि नहीं जाऊं, रोड क्रॉस कराऊं कि नहीं कराऊं, उससे बर्तन धुलवाऊं कि नहीं धुलवाऊं, उससे मोजे पहनाऊं कि नहीं पहनाऊं, उससे फीते बनवाऊं कि नहीं बनवाऊं। समझ ही नहीं आता। क्यों नहीं समझ में आता? पर की यही व्यवस्था होता है नहीं एक्चुअली, करती। हम दिन भर पूरा करते हैं और रात को सोते तब यही होता है कि क्या बच्चे के साथ सही किया, ये डाउट तो रहता ही है कितना भी करने के बाद। करेक्ट। नेहा तो मैम क्यों से रहता है? डाउट क्लास में बात हुई थी, ऑथोरिटिव हम्म पैरेटिव समथिंग कुछ, वो भी हम्म डिस्कस करेंगे करके। अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, राइट, हाँ। हम्म हाँ। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि व्यवस्था अगर नहीं पता है तो फिर क्या समस्या है? ये समझ नहीं आता है कि क्या पोषण करना क्या है, करें। क्या संरक्षण करना है, कितना करना है। तो ममता का मतलब पोषण संरक्षण करना नहीं होता। ममता का मतलब व्यवस्था के अर्थ में व्यवस्था क्या संबंधी के है। पोषण संरक्षण का भाव। ठीक है। और ये ममता तभी आ सकती है, एक ममता जो अभी ममा के पास होती है उसमें व्यवस्था गायब रहती है। ये जो असली ममता है, ये ममता तब आती है जब वो व्यवस्था को समझ के आती। मतलब वो पूरा वाला चक्कर, मतलब इस लाइन से पीछे आज तक जितना बोला गया है, पिछले 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में या एक साल में, वो सब समझ में आता है। तब ये लाइन अपने आप में प्रमाणित हो पाती है। तो इसका मतलब ममता क्या माँ होती है? नहीं। ममता एक अपेक्षा है, अपेक्षा के आधार पर संबंध है। जो इसको स्वीकार कर ले, मगर तो मेरे चाचा ने स्वीकार कर लिया या फिर मेरी दादी ने स्वीकार कर लिया। कहते नहीं है कि मौसी माँ, मासी, मौसी माँ के समान होती है। तो माँ के समान क्या होती है? माँ ही होती है अगर उसने स्वीकार कर लिया। माँ मतलब क्या? जिसने पोषण संरक्षण का भाव स्वीकारा हुआ है वो माँ हो गई, ममता प्रधान है जो। तो मेरे लिए माँ, मेरी पापा भी कहते ही हैं, जिसकी माँ नहीं रहती है या माँ हमें कहीं जॉब कर रही होती है या माँ कहीं दूर होती है, माँ कहीं दूर होती है, या सेपरेशन हो जाता है, बाप के साथ होते हैं, तो क्या कहते हैं? मेरे बाप ने मुझे माँ जैसा पाला है। वो मेरे बाप, माँ का भी रोल किया है, मेरे लिए बाप का भी रोल किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? माँ के रोल का मतलब क्या हुआ? माँ कोई व्यक्ति है, माँ एक पद है। माँ एक व्यक्ति है कि पद है? पद है। पद है। पद है। तो जब तक हम व्यक्ति और पद के अंतर को नहीं समझेंगे, जब तक हम ये समझ नहीं पाएंगे कि व्यक्ति क्या है, व्यक्तित्व क्या है, मूल्य क्या है, जब तक हम ये समझेंगे नहीं, हम यही नहीं समझ पाएंगे व्यक्ति गलत है, उसका भाव गलत है, उसकी स्वीकृति गलत है, उसकी योजना गलत है, क्या गलत है, हम कहाँ पकड़ेंगे? हम सीधे व्यक्ति को गलत बोलते हैं, यार ये आदमी गलत है, यार ये आदमी बेकार है। इसका मतलब मुझे उसका मान करना नहीं आ रहा, सम्यक मान हम नहीं कर पा रहे, है ना? ठीक है। ममता होती है तो ममता से क्या निकल के आता है? क्या निकल के आता है? उदारता। क्या निकल के आता है ममता से? उदारता। उदारता। उदारता मतलब प्राप्त सुख सुविधाओं का संबंधी के लिए प्रसन्नता पूर्वक सदुपयोग करना। हो ही जाता है। जिसने अपने बच्चे के लिए नहीं, पति के लिए भी, पति के लिए भी हो सकता है, अपने पिता के भाई, एक समय पर आप अपने पिता के बच्चे होते हैं, एक समय के बाद आपका पिता आपका बच्चा हो जाता है। होता है कि नहीं होता? अब जी सर। एक पिता वृद्धाश्रम में है, एक सास वृद्धाश्रम में है, एक ससुर वृद्धाश्रम में है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या भाव नहीं था? ममता। पोषण संरक्षण का भाव नहीं था। उदारता। पोषण संरक्षण का भाव नहीं था। पोषण संरक्षण भाव नहीं था, इसका मतलब व्यवस्था समझ नहीं आई थी, बात खत्म हो गई। सिंपल सी बात है, ये बात नहीं समझ में आई थी। किसी एक माँ के लिए ये बात थी, दूसरी माँ के लिए बात नहीं थी। इसका मतलब दूसरी एक माँ से व्यवस्था समझ में आई थी, एक माँ से व्यवस्था समझ नहीं आई थी, और उस वाली माँ से भी समझ में थोड़ी ना आई थी। वो तो बाई डिफॉल्ट, जैसे माँ के अंदर ममता होती है, ऐसे बच्चे के अंदर माँ के लिए प्यार का भाव आ ही जाता है। आ ही जाता है, वो अपने आप डिफॉल्ट आया हुआ है। यहाँ पर आपको समझ से लाना है भाई, एक पति को अपने सास ससुर के लिए और एक पत्नी को अपने सास ससुर के लिए भाव लाना पड़ेगा। अपने अपने माता पिता के लिए तो ऑलरेडी आया हुआ है, वो तो बचपन से ही आ गया, उसको कहाँ से अलग कर दोगे? वो तो अलग नहीं हो सकता, वो भी बचपन से ही भाव आया हुआ है, पैदा होते ही भाव आ गया हुआ है।
ये वाले भाव को लाना था। ये वाला भाव व्यवस्था के अर्थ में आता है, व्यवस्था समझ के आता है। व्यवस्था समझ में नहीं आती है तो परिवार टूट ही रहे। वो परिवार टूटने में फिर वो वृद्धाश्रम खुल ही रहे हैं, वृद्धाश्रम में लोग जा ही रहे हैं। तो वृद्धाश्रम में जाने का मतलब क्या हुआ कि एक जो मिडिल एज आदमी, देखो एक फैमिली में एक वो होता है बच्चा जो 0 से लेकर के 15 साल का होता है, एक वो होता है जो 20 से लेकर के 40 साल का होता है, एक वो होता है जो 60 से लेकर 80 साल का होता है। तो जो 20 से लेकर 40 साल का है उसके अंदर नीचे वाले के लिए भी ममता भाव होता है और ऊपर वाले के लिए भी ममता भाव होता है। अब ममता भाव नीचे वाले के लिए तो है, स्वीकृति है, ऊपर वाले के लिए नहीं है। तो ऊपर वाले का हम कुछ भी कर ही देते हैं, हो ही रहा है हमारा। तो ऊपर वाले के लिए प्राप्त सुख सुविधाओं का प्रसन्नता पूर्वक सदुपयोग नहीं होता, नीचे वालों के लिए हो जाता है। अपने बेटे के लिए हम सेब लेकर के आए हैं, अपने बेटे के लिए तो होता है तो प्रसन्नता पूर्वक निकल आता है, वहीं पर अपने पिता के लिए माता के लिए होता है तो प्रसन्नता पूर्वक नहीं निकलता। तो मतलब उदारता वहां पर नहीं दिखती। अब हम किसी को लेक्चर दें कि नहीं अपने मम्मी पापा को भी उतना ही खिलाओ जितना अपने बेटे को खिलाते हो, होता ही है, दिख ही रहा है हमको परिवारों में होते हुए। आपके यहाँ नहीं होता है, मेरे यहाँ नहीं होता है, अलग बात हो गई, दिखता चारों तरफ ही है। तो दिक्कत क्या हुई, स्थिति नहीं है और गति बनाने की बात हो रही। तो स्थिति क्या है, व्यवस्था के अर्थ में अब यहाँ पर दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। क्या इंपॉर्टेंट हो गए, एक टर्म इंपॉर्टेंट हुआ व्यवस्था और दूसरा टर्म इंपॉर्टेंट हुआ, क्या दो टर्म इंपॉर्टेंट हुए? सदुपयोग। व्यवस्था और सदुपयोग। करेक्ट। व्यवस्था नहीं पता होने पर सदुपयोग नहीं हो सकता, तो फिर वो माता गांधारी हो सकती है। तो संबंध भी तो बड़ा इम्पोर्टेंट वर्ड है ना, क्योंकि हम तो अभी संबंध को ही नहीं सही से समझ पा रहे थे। हाँ, वो तो बिल्कुल ही अलग बात होगी। संबंध का मतलब तो क्या हुआ, हाँ। संबंध का मतलब हो गया सह अस्तित्व। हाँ वही। ठीक, सह अस्तित्व हो गया। ठीक, सह अस्तित्व समझ में आता है, सह अस्तित्व समझ में आता है तो मैं उसको स्वीकार कर पाता हूँ। वो पीछे वाली चीज थी एक्चुअली, वो स्नेह पे था, वो स्नेह का क्वेश्चन था जो आप पूछ रहे हैं। ये तो यहाँ पर बात आ रही कि स्नेह हो गया, नहीं नहीं। अपनेपन का, हाँ ओके। अपनेपन का वहां मैं बोल रहा हूँ, ये पीछे वाला हाँ क्वेश्चन है आपका। हाँ हाँ, स्नेह समझ आ गई गया, हम समझ ये गई। मान हम ये मान के चल रहे स्नेह आ गया मतलब संबंधी तो मान ही लिया मैंने। अब अगर व्यवस्था हाँ मुझे समझ में समझ आती है, व्यवस्था मुझे समझ में आती है तो मुझे क्या समझ में आता है, पोषण संरक्षण का भाव समझ में आता है, तो मुझे सदुपयोग समझ में आता है, वरना फिर मैं गांधारी बन ही जाता हूँ। गांधारी का मतलब क्या हुआ, गांधारी का मतलब क्या हुआ, देख के भी ना गांधारी देखना। समझते हैं? गांधारी का मतलब क्या हुआ, गांधारी का मतलब देख एक कर भी ऐसी ना माँ, देखना। एक ऐसी माँ जिसको व्यवस्था नहीं दिख रही हो, जिसको क्या नहीं दिख रही हो, व्यवस्था। व्यवस्था नहीं व्यवस्था दिख नहीं रही दिख है। रही हो। हाँ, शरीर नहीं दिख रहा उसे मतलब नहीं है, व्यवस्था नहीं दिख रही हो। एक ऐसी माँ जिसको व्यवस्था नहीं दिख रही हो, उसको क्या कहते हैं, गांधारी कहते हैं। ऐसे में वो अपने बच्चे का पोषण और संरक्षण कैसे करती है, ये हमने बहुत देखा है। वो अपने सुख सुविधाओं का सदुपयोग करती है कि दुरुपयोग करती है, क्या करती है, दुरुपयोग। दुरुपयोग करती है। तुमने हजारों माओं को देखा ही है, हजारों माओं को देखा ही है जो व्यवस्था के अर्थ में ना होते हुए, गांधारी बनते हुए, पोषण संरक्षण के नाम पर और अपने सुख सुविधाओं के नाम पर बच्चों को कितना बिगाड़ती हैं, बच्चों के साथ क्या क्या करती हैं, ये हमने चारों तरफ देखा ही है, देखा ही है। चारों तरफ देखते हैं, सुबह शाम देखते हैं, कोई नई बात नहीं है। होता है कि नहीं होता? इतनी बात अभी तक समझे बिना, जो बात हम लोगों ने इस स्लाइड से पहले की थी, जो भी 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने हमने की हो, उससे पहले क्या पेरेंटिंग संभव है, हो सकती है? हेलो, नहीं हो नहीं हो सकती सकती। सर। तो देखो, स्थिति के बिना गति किसी काम की है नहीं, ठीक है? गति पे हमने बहुत काम किए हैं, स्थिति के बिना गति किसी काम की होती नहीं। नहीं है। तो गांधारी का मतलब क्या समझ में आया, गांधारी का मतलब क्या समझ में आया? बिना समझे बच्चे जिसको के हम्म व्यवस्था नहीं दिखाई लिए देती। हम्म हम्म। सुख गांधारी सुविधाओं का का मतलब, दुरुपयोग कर। सर जिसने गांधारी का मतलब, व्यवस्था के हम्म, अर्थ को न समझते हुए सिर्फ पोषण संरक्षण पर ध्यान दिया। अरे और फिर उसको उदारता और बोलेंगे, सुविधाओं हाँ। इस ममता से उदारता, इस ममता से उदारता
नहीं आती, नहीं क्योंकि वो आती। ममता ही ओके। नहीं होती। वो नहीं, ममता ही हाँ। नहीं होती। हमने बात की ही थी, जो चीज जैसी है उसको वैसा देख लेना इस समझ, वैसा नहीं देख पाना इस भ्रम। और भ्रम तीन है, अधिमूल्यन, निर्मूल्यन और अवमूल्यन। वो अब कभी अवमूल्यन मिलियन। करती है, कभी अवमूल्यन करती है, कभी अधिमूल्यन करती है, कभी निर्मूल्यन करती है, सही चीज निकल के नहीं आती है। तो उदारता क्या नहीं है? क्या चीज नहीं है उदारता? क्या नहीं है? दान। पढ़ो। दान नहीं है। दान नहीं दान है। नहीं है। ये दान नहीं है, क्योंकि अगर ममता का भाव आता है तो जो उदारता निकल के आती है वो क्या नहीं है? दान नहीं है। वो क्या नहीं है? परमार्थ नहीं है। वो क्या नहीं है? नहीं है। क्या नहीं है? त्याग नहीं है। त्याग नहीं। ये बात बिल्कुल साफ साफ हमको समझ में आती। और ये भाव अगर स्थिर होता है तो अभाव के रूप में क्या जाता है? क्या हटता है भाव के रूप में? पढ़ो। द्वेष, भय, शोषण की प्रवृत्ति, कठोरता, कंजूसी, अहंकार का अभाव। का अभाव जात होता है। ठीक है। जो हमको दिखता है भाव के रूप में, भाव है नहीं या भाव है, ये ममता और उदारता भाव आते ही मुझको ये चीजें दिखाई पड़नी बंद हो जाती है। ठीक है। आज के लिए इतना ही। आज के लिए इतना ही। कोई क्वेश्चन हो तो पूछो फटाफट, लास्ट मिनट। हाँ। फिर इसमें कंजूसी क्या बोलेंगे, किसको बोलेंगे? कंजूसी मतलब किसको बोलते? मीन्स, किसको बोलते हैं कंजूसी, बताओ। कंजूसी है कि जो आपके पास वो आप उसको खर्च ना कर रहे हो। बस वो खत्म हो जाता है, क्योंकि आपको व्यवस्था समझ में आती है। तो फिर सास को लेकर के किसी चीज को लेकर कंजूसी करोगे आप? ससुर को लेकर कंजूसी करोगे किसी चीज को लेकर? नहीं करोगे। अपने परिवार में किसी के साथ करोगे? नहीं करोगे। जिस चीज के प्रति आपके मन में स्नेह और निष्ठा रहेगी, अब स्नेह और निष्ठा को हम समझते हैं, ठीक है, तो इसलिए हम पूरे डिटेल में नहीं जा रहे। जिसको लेकर के आपके मन में स्नेह रहेगा और निष्ठा रहेगा, ममता रहेगा, उदारता रहेगा, उसको लेकर के कहीं कंजूसी आएगी? नहीं। नहीं आएगी, बात खत्म। कंजूसी का मतलब प्राप्त सुख सुविधाओं का, प्राप्त सुख सुविधाओं का किसी के लिए उपयोग नहीं कर। नहीं करना। बात खत्म हो गई। है नहीं, मेरे मुझे वही पास है लग फिर रही भी बात, उपयोग नहीं मुझे कर रहा हूँ। क्लियर। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? बंद करें? चलो। थैंक यू सो मच। सो हम लोग अभी पोल डालेंगे ग्रुप में, एंड आई एक्सपेक्ट कि हम लोग भेज ही रहे होंगे। सभी लोग अपने जितनी फैमिली मेंबर्स में ग्रुप्स होंगे सब में डाल ही रहे होंगे, एंड सून वील बी रीचिंग टू द एक्सपेक्टेड नंबर। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।